This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः फाल्गुन शुद्ध चतुर्दशी दिनांक 27 मार्च 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका उपशय दोष रोग संबंध शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यपुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नोमि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तथागताश्च दोषाः प्रायशः। तो दोष किस प्रकार के कारण है? समवायी कारण है, असमवायी कारण है, निमित्त कारण है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर दोष एक द्रव्य है इस प्रकार से, और दोषों की परिणत अवस्था ही व्याधि इस प्रकार की है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि व्याधि भी द्रव्य स्वरूप इस प्रकार का होगा, और उसके जो कार्य है, लक्षण इस प्रकार से वो उससे जुड़े इस प्रकार से रहेंगे। अब दोष संयोग या फिर दोष दूष समूर्छना, ये जैसे तंतु संयोग पट का कारण इस प्रकार का है, तो दोष दूष समूर्छना ये रोगों का कारण इस प्रकार की है। और जैसे समवाय कारण के नाश से कार्य का नाश होता है, वैसे दोषों को पंचकर्म करके अगर निकाल दिया जाए या फिर उनका शमन किया जाए भली भांति, तो रोग का नाश होगा। असमवाय कारण जो दोष दुष्ट समूर्छना इस प्रकार की बताई गई है, वो अगर भंग हो गई तो भी रोग का नाश हो जाएगा। असमवाय कारण नाशादपि कार्य नाशा इस प्रकार से। और तीसरा जो निमित्त कारण है, यावत स्थायी निमित्त, जब तक निमित्त कारण है तब तक जहाँ पे कार्य होता है, उस प्रकार के कारण के नाश होने से कार्य का भी नाश होता है। यथावर्ती तैल नाशा दीप नाशा। तो तैल उसमें हम समझ पाएंगे कि ये एक समवाय कारण इस प्रकार का है, क्योंकि वो साक्षात अग्नि को निर्माण करने वाला है, कि वर्ती केवल एक मीडिया है बीच में, तो वे निमित्त कारण है।
तो उसके कारण नाश से भी प्रदीप का नाश होता है। तो एक स्थायी निमित्त इस प्रकार का एक उदाहरण इसमें मिल गया कि जब तक स्थायी निमित्त है तब तक कार्य रहेगा। ऐसी स्थिति होगी तो तथा विदाश्च प्राय दोषा प्रायशः, तो तभी उसी प्रकार के दोष प्रायः इस प्रकार के हैं। और वैसे देखा जाए तो रोग निर्माण होना ये आरंभवाद का आश्रय लेना इसके बराबर जुड़ा है। लेकिन फिर भी हम सत्कार्यवाद ही मानते हैं, ऐसा नहीं है कि आरंभवाद ही केवल मानते हैं, ऐसा नहीं। नाना रूपैरसंख्यैर विकारैः कुपितामलाः पापयन्ति तनुं तस्मद्दत्तेत्वा कृतिसाधनं शक्यं नैकैश्वर्यकोशो वक्तुम् अतः सामान्यम्। विभिन्न प्रकार के रोग और उनके लक्षणों के द्वारा जो रोग है वो शरीर को पीड़ा इस प्रकार के देते रहते हैं। विकारे कुपितामलाः, और ये किसके जरिए हो रहा है? कुपितमल, जो कुपित दोष है उनके जरिए हो रहा है। तो उनका हेतु लिंग औषध ये सब बताना मुश्किल है। शक्यम नैकैकशो वक्तुम अतः सामान्यम् उच्यते, और इसलिए सामान्य क्या कहते हैं? दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम् एक कारणम् यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमुक्तः छायामत्येति नात्मीयां यथा वा कृत्स्नोक्तः विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान् नाति वर्तते। जैसे इस पूरे सृष्टि का निर्माण तीन दोषों के बगैर, तीन गुणों के बगैर नहीं है। विकार जातम विविधं त्रीन गुणान नाति वर्तते, वो उनको छोड़कर नहीं हो सकता। उसी पर विकार जातम त्रीन दोषा तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तम अपि सर्वदा विकार जातम त्रीन दोषा। तो स्वधातु वैषम्य जिसका कारण है इस प्रकार का विकार, विकार रूपी जगत, ये तीन दोषों के बगैर हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे सत्कार्यवाद का आश्रय किया गया है कि जो भी विकार रूपी जगत निर्माण होगा वो दोषों का ही परिणत इस प्रकार का स्वरूप है। तो उसको भली भांति समझना है तो दोषों को समझना है। हाँ, दोष दोष समूर्छना कैसी हुई है ये समझना है, और फिर रोग की निर्मिति कैसे हुई, लक्षण कैसे निर्माण हुए, अवस्थाएं कैसे निर्माण हुई, या प्रकार कैसे निर्माण हुए, इस सभी के बारे में सोचना है। तो जो रोग उस जमाने में प्रचलन में उनके बारे में उन्होंने काफी जिक्र किया, जो रहे रक्त पित्त है, कास है, राजेश है वगैरह इस प्रकार से। लेकिन यही स्थिति कायम रहेगी ऐसी स्थिति नहीं। आधुनिक विज्ञान ने भी सिंड्रोम्स की बात की गई है। कोई लक्षण समुच्चय दिखने लगता है और फिर उसके बारे में लोग सोचने लगते हैं, अनुभव इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर उसके बारे में सिंड्रोम करके उसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, साध्यता क्या है, इस वगैरह इसके बारे में बहस होती है। और ये सिलसिला काफी पुराने समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए युगानुरूप संदर्भ विभागेन करिष्यते, युगानुरूप संदर्भ की आवश्यकता, नए संहिता की आवश्यकता इस प्रकार की रहती है। हाँ, तो ये किसके ऊपर निर्भर रहेगा? सैव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता, तो वही दोष, कुपित दोष कारण विशेष के अनुसार समुत्थान विशेषता। तो कारणों में काफी परिवर्तन इस प्रकार का आ गया, और ये आमूलाग्र परिवर्तन इस प्रकार का, खास करके हाइब्रिडाइजेशन जब आरंभ हुआ, वैसे निसर्ग में भी नेचुरल म्यूटेशंस होते रहे, बदलाव आते रहते, जेनेटिक चेंजेस। लेकिन ये निसर्ग में बनने वाले होने के कारण तकलीफ वाले नहीं होते, नई स्पीसीज भी निर्माण होती है इस प्रकार।
और उसके अलग गुणधर्म होते हैं, तो उनको अलगता से देखना है और फिर उसके बारे में बताना है। लेकिन जब हम कृत्रिम तरीके से इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन करते जाते हैं और सिर्फ वहीं पे रुकते नहीं है, उसमें से जो धान मिलेगा हमें, हाँ, वो निर्बीज हो जाए, ताकि किसान को हर बरस नया बीज खरीदना पड़े। हाँ, इस दृष्टि से उन्होंने उनके जीन के साथ खिलवाड़ शुरू की। जो बीज कंपनियां हैं, उन्होंने उसके साथ खिलवाड़ शुरू की। अब जर्सी गांव जो है, जर्सी गांव, वो इस प्रकार से निर्माण की गई है। और ऑपरेशन मिल्क फ्लड, डबल क्रांति, ये जो कुछ बताते हैं, इसके जरिए हमारी सभी गायें, वैसे विश्व भर में सभी गायें बदल दी गई। और ये जर्सी का इंजेक्शन दिलवा के हाँ, उसके ऊपर जो हम्प रहता है गाय के ऊपर, वशिंडा जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो गया, क्योंकि इसमें सुअर के जीन डाल गए। हाँ। अब इससे सो कॉल्ड दूध का उत्पादन तो बढ़ा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो गाय 2-3 लीटर दूध देती थी, वो 20-30 लीटर दूध देने लगी। तो सभी लोग इसमें फंस गए। अरे इतना तो बढ़िया दूध मिल रहा है, इतनी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, तो हम सभी गायों को इस प्रकार से बदल देंगे। और अभी भी वे प्रचलन चालू है। हाँ। फिर डॉक्टर वुडफोर्ड की एक किताब है, द डेविल इन द मिल्क, न्यूजीलैंड से पब्लिश हुई, अमेजोन पर उपलब्ध है। उसने पहली बार इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च सामने रखा। वैसे पूरे विश्व भर में इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। तो नतीजा ये निकला कि ये दूध, एवन मिल्क, कैंसर, ऑटिज्म और जुवेनाइल डायबिटीज का कारण है। शुरुआत न्यूजीलैंड में हुई कि जुवेनाइल डायबिटीज पेशेंट इतने क्यों बढ़ रहे हैं, ये इसका पता नहीं चल रहा था। तो संशोधन होने के बाद पता चला कि इसमें ये एवन मिल्क ये कारण है इसका कारण। फिर इस डेविल इन द मिल्क किताब ने काफी हलचल मचा दी। और ये भी पता चला कि जो भारत की गायें हैं, जो A2 बन गई, अभी ये A1 बन गई, तो वो A2 उनको कहा गया, वो बहुत अच्छी है। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। और उसमें से गीर गाय ज्यादा से ज्यादा दूध देती है, तो गीर का प्रचलन बढ़ाया गया। ब्राजील में काफी गीर गाय निर्यात हो गई। प्रतिभा पाटिल जिस समय में राष्ट्रपति थी, तो उसमें उन्होंने ब्राजील का दौरा किया, और सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ की गिर गाय वहाँ किस प्रकार से काम कर रही है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये हेतुओं में जो परिवर्तन आया, वो वैकारिक परिवर्तन इस प्रकार का है। नेचुरल परिवर्तन तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन कृत्रिम सांस से लाया गया परिवर्तन इस प्रकार का है। और वही धान वगैरह के बारे में हुआ, नई नई संकरित प्रजातियां आ गई, और उसके जरिए अब ये गेहूं की ग्लूटेन की प्रॉब्लम इसी के जरिए शुरू हुई है। अभी पूरे विश्व भर में गेहूं के बारे में काफी सजगता निर्माण हो गई है। और गेहूं गेहूं नहीं लेना है, तो ये मिलेट्स वगैरह का प्रचलन शुरू हो गया। उच्चभ्रू जो समाज है, उसमें ये काफी अभी प्रचलन है। तो ये क्यों हुआ इस प्रकार से? जो परिवर्तन खेती में आमूलाग्र परिवर्तन आया, और उसका हमारे जीवन से सीधा ताल्लुक है, क्योंकि आहार संभव वस्तु जो खाते हैं आहार, उसी से हमारा शरीर बनता है।
तो इस प्रकार के जो प्रयोग हुए हैं, इसके जरिए ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात हुई. सीडलेस फ्रुट्स, ग्रेप्स, मँगो, लेमन यांचा पण परिणाम असाच होत असेल हायब्रिडायझेशन सारखा, की अजून काही विचार करावा, जसे निर्बीज तर बीज जर्मिनेट न होऊ शकणे नि बीज नसणे, वही है. ये सब हाइब्रिडाइज वैरायटीज ही है, इसमें जिनसे खिलवाड़ हुई है. तो बेहतर ऑप्शन है कि हाइब्रिडाइज का प्रयोग नहीं करें. सुभाष पालेकर का जो अहम मुद्दा है इसमें कि देसी बीज का वर्ड्सवर्थ बुक में, नॉट वर्ड्सवर्थ, वुडफोर्ड, डॉक्टर वुडफोर्ड, डेविल इन द मिल्क, ये नाम है किताब का. और वुडफोर्ड डॉक्टर है न्यूजीलैंड में. उन्होंने, सुभाष पालेकर ने, दो आइडेंटिकल प्लॉट लिए और दोनों में देसी बीज बोया और एक पारंपरिक पद्धति से करते हैं कि जीवामृत वगैरह, जो गोबर, गोमय, गोमूत्र वगैरह का प्रयोग करके, और दूसरे में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डाल. लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. दोनों की उपज समान ही. जब उन्होंने दूसरे प्लॉट में हाइब्रिडाइज बीज बोया तो तुरंत उसमें परिणाम निकल आया. और उत्पादन बढ़ने लगा और लगातार 14 बरस उत्पादन बढ़ता ही रहा. तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग पागल हो जाएंगे अगर दूसरा कोई किसान मेरे साथ में है और वो हाइब्रिड का प्रयोग कर रहा है और उसको लगातार उत्पादन बढ़ता जा रहा है उसका. उसके समझ में ये नहीं आ रहा कि पूरी जमीन इस प्रकार से उसकी खराब हो रही है और आगे उस जमीन से कुछ भी नहीं उगेगा, इसका उसको पता नहीं है. लेकिन तात्कालिक लाभ तो दिख रहा है कि मेरा उत्पादन बढ़ रहा है. तो सुभाष पालेकर ने ये सिद्ध किया कि फिर भी उत्पादन बढ़ रहा है, फिर भी खर्च भी बढ़ रहा है. ऐसा नहीं है कि बगैर खर्च उत्पादन बढ़ रहा है. तो बीज खरीदना एक खर्चा, पेस्टिसाइड्स खरीदना दूसरा खर्चा, फर्टिलाइजर्स खरीदना तीसरा खर्चा. और फिर इसकी इम्यूनिटी कम है इसलिए पेस्टिसाइड्स का खरीद देना पड़ता है. अगर इसकी ही इम्यूनिटी कम है तो वो खाकर हमें क्या इम्यूनिटी मिलेगी. जो बुजुर्ग आदमी कहते थे कि अभी के धान में कस नहीं है, उसमें जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत नहीं है इस प्रकार से. तो अगर हमारे धान में ही ताकत नहीं है तो वो खाकर हमें ताकत कैसे मिलेगी, ये एक आम चीज इस प्रकार की होगी. और दूसरी चीज, हमने केमिकल्स डालना शुरू किया जमीन में, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के रूप में, और उसके सभी अंश हमारे खान पान में आने लगे जो केवल अनैसर्गिक इस प्रकार के हैं. तो शरीर कैसे टॉलरेट करेगा. और केवल हमारा शरीर नहीं, प्राणियों का, वनस्पतियों का शरीर भी इससे ग्रस्त इस प्रकार का हो गया. तो उनका कहना था कि मानो कोई हाइब्रिडाइज सीड्स लेकर खेती कर रहा है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, और उसको 12,000 रुपए मिल रहे हैं एक बरस में. और दूसरा किसान जो देसी सीड्स का इस्तेमाल करके, गोबर वगैरह इस प्रकार का इस्तेमाल करके नैसर्गिक पद्धति से खेती कर रहा है, और उसको 10,000 रुपए. तो आपाततः दिखने में ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा मिल रही है, इसको कम नहीं मिल रही. लेकिन उस 12,000 में अगर 4,000 के खर्चे हैं तो रिजल्टेंट कितना मिला उसको, 8,000 ही मिला.
और पूरे पानी जमीन की बर्बादी हो गई। और इसमें बर्बादी होने का कोई संभव नहीं है। ये लगातार हजारों बरस इस प्रकार से खेती चली आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसमें। अब जब कोकण में हजारों बरस आम का उत्पादन हो रहा है, 40-50 बरस पूर्व हमें अच्छा आम मिलता था, लेकिन जब से ये पेस्टिसाइड्स शुरू हो गए, अभी आम जहरीला हो गया है। इतने सारे पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर डालना शुरू करते हैं, दिसंबर से ही डालना शुरू कर देते हैं, और फिर पैकिंग तक ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो एक किताब है दिलीप कुलकर्णी की, हाफूसचा खरा रंग, मराठी में है, छोटी पुस्तिका है, द हाफूसचे खरे रंग। तो ये बिल्कुल गलत है। अब जब मैं किसानों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी ये होगा ही नहीं, अगर पेस्टिसाइड डालेंगे नहीं तो कुछ भी उत्पादन नहीं मिलेगा। मैंने कहा हजारों बरस का हमारा अनुभव केवल 40-50 बरस में निकल गया। हम पूरे आंधे हो गए कि नहीं ये होगा ही नहीं इस प्रकार से। हाँ, फिर भी अभी कुछ लोग उभर आ रहे हैं, हाँ, फिर से नैसर्गिक आम की तरफ मुड़ रहे हैं इस प्रकार से। मेरी भी खेती है तो मैं भी कर रहा हूँ इस प्रकार से। अभी उत्पादन कब मिलेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन ठीक है, मुझे जो करना है वो नैसर्गिक पद्धति से ही करना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो बदलाव आया, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और हाइब्रिडाइज काउ, अभी मैंने सुना कि बकरे के बारे में भी ये कर रहे हैं। बकरा अब तक अच्छा था लेकिन उसके बारे में भी उसके दूध को उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ संकर करने जा रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। ये काफी मुश्किल है। मुर्गे में तो ये परिवर्तन आ ही गया है। उसको इतने सारे एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स देते रहते हैं कि जो मुर्गा 40 दिन में हमारे हाथ में आता है वो 20 दिन में आने लगता है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री का पूरा सत्यानाश कर दिया। अगर उसको इन्फेक्शन हो गया तो सभी मुर्गों को मारना पड़ता है। और ऐसे 20-20 लाख मुर्गे मारे गए। तो ये कहाँ चल रहे हैं हम? ये जो परिवर्तन अभी खाने पीने के बारे में आया, food.inc करके एक आईएनसी, एक डीवीडी है, अमेजोन पर उपलब्ध है, 1.5 घंटे की है। और उसमें एक कारखाने का जिक्र है जहां उसकी क्षमता 32,000 सुअर हर रोज मारने की है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये होता है, और बड़े पैमाने पर होने के कारण कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो दूसरा कोई कॉम्पिट ही नहीं कर सकता उनके साथ में। ये इतने सस्ते दाम पर बेच सकते हैं कि दूसरा टिक ही नहीं पाएगा उसके साथ। और सब कुछ मैकेनाइज्ड है। उनको इतना खाना खिलाते हैं कि उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती, हार्ट अटैक आकर वो मर जाते हैं, लग जाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार के सुअर के मांस खाने पर हमारी क्या हालत होगी, हमारे हाथ का क्या होगा, हृदय का क्या होगा? तो समुत्थान विशेष ये जो अभी बताया है, कि कारणों में काफी परिवर्तन आ गया, ये केमिकल रिवॉल्यूशन आ गया। और प्लास्टिक इंडस्ट्री वगैरह ये सब उभर आई, केमिकल इंडस्ट्री उभर आई। अभी जो रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे घर को, दीवार को रंग देना है या कपड़े को रंग देना है, सब आर्टिफिशियल है। और ये हम समझ लेते हैं कि घर को एक बार ही रंग देना है, फिर आगे 5-10 बरस कुछ देखना नहीं है, कपड़ा जो है वो एक बार हो गया। लेकिन फिर भी अंतिमतः ये पर्यावरण के लिए हानिकारक ही है, उसमें संदेह नहीं है। 40-50 बरस पूर्व सब नैसर्गिक ही था।
तो हम ही अपने पाँव पर पत्थर डाल रहे हैं और इस स्थिति से हमें उभरना है फिर से। तो समुत्थान विशेष, कारण विशेष जो अभी हो रहे हैं इस प्रकार से, अभी आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके हम रह रहे हैं। कनाडा जैसे देश में -30 डिग्रीज ये सामान्य टेम्परेचर है। कभी कभी 50 डिग्री, -50 डिग्री तक नीचे चला जाता है, और -10 के ऊपर भी आता है तो लोग समझते हैं हाँ अच्छा है, थोड़ी गर्मी लग रही है इस प्रकार से। तो फिर भी लोग रहते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि बस्ती नहीं है, लोग रहते हैं। यूएई में एक्सट्रीम टेम्परेचर है, 50 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है गर्मी के मौसम में, और ठंड के मौसम में 2-3 डिग्री तक नीचे आ जाता है, फिर भी लोग रहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है, हाँ ऑयल है इस प्रकार से। तो अभी का जो विकास का मॉडल इस प्रकार का है वो खुद क्वेश्चनेबल है। अभी फिर लोग शाश्वत विकास की तरफ मुड़ रहे हैं। लोगों को पता चल गया कि ये विकास जो हम कह रहे हैं विकास नहीं, विकास है सर इस प्रकार से। तो जिस तरीके से परंपरा से नैसर्गिक खेती चली आ रही है, और उसी को लेकर आगे हमें जाना चाहिए, तो ये सीधा हमारे शरीर मन से ताल्लुक उसका है, क्योंकि आहार से ही ये सब बनते हैं इस प्रकार से। तो इतने विभिन्न कारण हो गए हैं, हमारा स्पीड काफी बढ़ गया है, जो हम घरेलू इस्तेमाल में विविध उपकरण प्रयोग में लाते हैं, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर ग्राइंडर है, वगैरह वगैरह। तो उन सभी के बारे में हमें सोचना चाहिए, हेतु विशेष इस प्रकार के हो गए। तो उससे निर्माण होने वाला दोष विषय में भी अलग इस प्रकार का होता है, अलग रहेगा, और उससे निर्माण होने वाले विकार भी अलग इस प्रकार के हो जाएंगे, रोग भी अलग हो जाएंगे। तो उन सभी के बारे में हमें सोचना है। स्थानांतराणी च प्राप्य, हाँ, दूसरे स्थानों में जाकर विकार निर्माण करते हैं, और खास करके कैंसर जैसे रोग में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि एक जगह कैंसर निर्माण होता है, मेटास्टेसिस दूसरी जगह इस प्रकार का होता रहता है। विकारांतुरते बहुन तस्मात् विकार प्रकृति ही, इसलिए विकार प्रकृति, विकार का जो नेचर है वो समझे। इस प्रकार से सेल्स मल्टीप्लिकेशन होते जाना abnormal cells का, ये कैंसर का स्वरूप है। अब चाहे उसको हम शुक्र ओष से जुड़ा कहेंगे, क्योंकि धातुओं का पुनर्निर्माण ये शुक्र धातु का कार्य है। तो शुक्र अगर विकृत हो गया इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन से, और जो जेनेटिक म्यूटेशंस इन्होंने लाए हैं उसके वजह से, तो वो इस प्रकार के विकृत धातुओं का निर्माण करेगा, इसको कैंसर कहते हैं, और वो बढ़ता जाता है इस प्रकार से। तो इसलिए मैंने शुक्र शोधन गण का प्रयोग शुरू किया कैंसर में। दोषों के अनुसार किस प्रकार का कौन सा शुक्र शोधन गण का औषध प्रयोग में लाना है ये देखना है, लेकिन बेसिकली शुक्र शोधन गण की कोई ना कोई दवा इसमें होनी चाहिए, ये मैंने निश्चय कर लिया। तो विकार की प्रकृति क्या है, विकार का नेचर क्या है, ये भली भांति हमें देखना है। अधिष्ठानांतराणी च, कौन कौन से अधिष्ठान इसमें शामिल हो गए हैं। पहले ब्रेस्ट में था, फिर ब्रेन में चला गया, या स्केलेटल मेटास्टेसिस हो गया, वगैरह। और इन सभी के बारे में जिक्र करना, हम होता है ऐसे हमारे पास तो एलोपैथी करके मरी जाते हैं,
और उसमें भी एथिक्स फॉलो नहीं हो। अगर ब्रेस्ट कैंसर की कोई केस मेरे पास आई हो, मैं सर्जन हूँ, तो बगैर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके मैं सीधा ऑपरेशन करवा देता हूँ। लंपेक्टमी करनी है या फिर एमआरएम करनी है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी करनी है, और फिर बाद में पेट स्कैन होता है और फिर पता चलता है कि पहले से डिसीज का स्प्रेड है, तो ब्रेस्ट रिमूव करने से क्या होगा? मेरे पास एक बुढ़िया औरत थी, 72 वर्ष की, ब्रेस्ट कैंसर था, लंप छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। और उसको सर्जरी एडमिट, लेकिन पीठ में दर्द था, तो मैंने कहा कि एक बार बोन स्कैन करो। बोन स्कैन करवाया तो पता चला कि स्केलेटल मेटास्टेसिस हो चुका है। और ये फिर ब्रेस्ट का लंप है, वो निकाल के क्या करने वाले थे? तो सर्जन ने सोचा कि मैं अपने पैसे निकाल देता हूँ, सर्जरी करवा के मेरे पैसे तो वसूल हो जाएंगे, बाकी उसको बाकी के बारे में क्या करना है वो बाद में सोचूंगा, इस प्रकार। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। पेशेंट का हित किस में है, ये देखने की कोई परवाह नहीं करता। तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए इस सभी में कि कहाँ कहाँ पे ये स्प्रेड हुआ, ये पहले एक बार जान ले, पेट स्कैन करवा ले या दूसरे किसी तरीके से जान ले, और फिर हमें ये सोचना है कि क्या लाभदायक इस प्रकार का होगा। लेकिन थोड़े ही सर्जन ऐसे होंगे जो इस प्रकार से सोचते हैं, बहुत सारे सर्जन तो सर्जरी करवा देते हैं फिर बाद में सोचेंगे ऐसा। एक 25 वर्ष की युवा लड़की आई थी, टिबिया में इस प्रकार का कैंसर था और बिल्कुल नजदीक था जाने का। कोल्हापुर में एडमिट थी एक अस्पताल में, और डॉक्टर जबरदस्ती कर रहा था कि कल ही ऑपरेशन करवा दो इसके पास। तो उनके रिश्तेदार ने मुझे फोन किया कि ऐसी स्थिति है। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा है, लेकिन दूसरी कहीं जगह स्प्रेड हुआ है क्या पहले देखो। तो डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं था, वो बोल रहा था कि अभी हम ऑपरेशन करवा देंगे फिर बाद में स्कैन करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, तू ये कैंसिल करो और पहले पेट स्कैन करवाओ। पेट स्कैन करने पर पता चला कि दूसरी कहीं किसी जगह पे स्प्रेड नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन स्क्रैपिंग और ग्राफ्टिंग मत करो। ज्यादातर इस प्रकार में हाँ, जिस बोन में ये हुआ है उसका स्क्रैपिंग किया जाता है और फिर दूसरा कई बोन प्रायः व्यक्तिगत इस प्रकार का इलियक क्रेस्ट, वहां का टुकड़ा वहां पे जोड़ा जाता है। और मैंने देखा है कि ये फिर से उभर आता है, क्योंकि कैंसर पूरी तरीके से निकल नहीं जाता वहां से, तो जहाँ पे जोड़ दिया है वहां फिर से कैंसर बढ़ने। तो मैंने कहा ये मत करो, चाहे आप रिप्लेसमेंट करवा दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पूरा हिस्सा निकल जाना चाहिए वहां से, नया ग्राफ्टिंग वहां पे नहीं करना। तो सर्जन कहने लगा ये नहीं होती सर्जरी, इस प्रकार की सर्जरी इसमें नहीं की जाती, ये तो ग्राफ्टिंग यही कॉमन सिलसिला है। मैंने कहा जरा सोचो तो सही। इस प्रकार से करने से अगर 1-2 वर्ष में फिर से रिकरेंस हो जाएगा, दूसरी जगह डिसीज स्प्रेड हो जाएगा, तो 25 वर्ष की लड़की है, मृत्यु है, बाकी कुछ नहीं है, और मिजरेबल डेथ है ऑस्टियोसार्कोमा। मैंने काफी मरीज ऑस्टियोसार्कोमा के देखे हैं। तो ये क्यों करने का, थोड़ा तो आउट ऑफ बॉक्स डॉक्टर सोचना चाहिए। एक ऐसी 93 इयर्स की औरत थी, बूढ़ी औरत थी, प्रोलैप्स था, रेक्टल प्रोलैप्स। अब मुझे इमरजेंसी के लिए बुलाया, वो 1-2 इंच बाहर आया था, अंदर नहीं जा रहा था।
somehow वो अंदर चला गया बाद में। लेकिन सर्जन का कहना था कि नहीं, ये होने वाली चीज नहीं है, इस प्रकार से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन की गारंटी नहीं है कि कितना टिक पाएगा, और इस बरस में, इस उम्र में ऑपरेशन भी काफी मुश्किल इस प्रकार था। तो मैंने सुझाव दिया कि कोलोस्टोमी करो। ये बार बार करने से क्या मतलब है? वैसे रेक्टल कैंसर में कोलोस्टोमी करते हैं, कोलोस्टोमी बैग लगेगी तो ये प्रॉब्लम तो आगे नहीं आएगा, फिर से नौबत नहीं आएगी। लेकिन वो बता रहा था नहीं, हम ट्रेडिशनल जो इसकी सर्जरी है वही करेंगे, कोलोस्टोमी नहीं करेंगे। पहले तो सर्जरी करनी है नहीं करनी है, ये एक बात थी। और फिर इस प्रकार की सर्जरी क्यों करनी है? तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होता ही नहीं है। हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं इसके बारे में विचार ही नहीं है इस प्रकार से। तो मैं शुरुआत हुई थी हमारी तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराण, अधिष्ठान कौन से है ये देखकर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल इस प्रकार का है, और वो नहीं होता ये। कैंसर के मरीजों में जो मैं देख रहा हूँ, हर डॉक्टर केवल अपने फायदे की सोचता है, उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो ठीक है। बहुत ही कम डॉक्टर ऐसे हैं कि जो अच्छे तरीके से विचार इसमें करते हैं। तो जिह्वा हेतु विशेषांश शीघ्र कुर्यात्, हेतु विशेष को ध्यान में रखते हुए उपक्रम करना। अब ये जो लोगों का कहना है कि सभी हमारे ग्रंथों में है, हमारे ग्रंथों से आगे जाकर हमें कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है, कुछ भी देखने की जरूरत है, ये गलत है। इस प्रकार से जो हेतु है, जो नए उभर आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, इस प्रकार से केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनका ग्रंथ में जिक्र नहीं है। वो प्रॉब्लम ही नहीं था उस प्रकार के इनके बारे में कहें। और अगर हम अभी कहेंगे कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लोग कुछ भी खाते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कहेंगे कि दाल रोटी सब्जी खाओ, बाकी कुछ मत खाओ। लेकिन ऐसी दाल रोटी सब्जी खाकर भी अगर छठे या 60-70 ईयर्स एज में कैंसर होता है, तो क्या कारण है उसका? जिस व्यक्ति ने कभी भी बाहर का खाना नहीं खाया, जंक फूड फास्ट फूड की बात ही छोड़ो, घर का ही खाना खाया है, हाँ, और सात्विक खाना खाया है इस प्रकार से, और फिर भी उनको कैंसर हो रहा है, कोई एडिक्शंस भी नहीं है, फिर भी कैंसर हो रहा है। तो हेतु विशेष है, ये अगर हम समझेंगे नहीं तो उसको टालने का उपदेश कैसे करेंगे? अभी मुझे छोड़कर कोई वैद्य इसके बारे में आग्रह नहीं करता कि नैसर्गिक ही खाओ, कम से कम ऑर्गेनिक खाओ, खुद भी खाओ और मरीज को भी खिलवाओ इस प्रकार से। लेकिन जो भी आयुर्वेद में प्रैक्टिशनर्स है, कैंसर में काम कर रहे हैं, वो भी इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं करते। जब तो फास्ट फूड टालने के लिए बताते हैं, एडिक्शन से मुक्त होने के लिए बताते हैं, सादा अन्न खाने के लिए बताते हैं, लेकिन जो सादा अन्न है वो भी जहरीला है, इसके बारे में परवाह नहीं करते। इस खुद भी खाते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं। तो इसमें परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, और ये हमारे वैद्यों का काम है। अगर हमें इसके बारे में पता चले, तो हम लोगों को हम खुद सुधरेंगे पहली बात, और फिर लोगों को सुधरवाने की कोशिश करेंगे। हमारे परिवार से आरंभ होगा, फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल जो भी है, वो हमारा मतलब मरीज, इनके जरिए हम ये फैलाते रहे।
इसलिए मैंने सुश्रुत को विषय जो सुझाया था स्वस्थ वृत्त में कि अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनिक नेचुरल फूड अमंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो अभी पुणे में काफी हाँ, हद तक पता चला है, मालूम है लोगों को, वैद्यों को मालूम है खासकर। लेकिन फिर भी समझना और कृति में लाना, इसमें अंतर है। जब तक हम कृति में नहीं लाते हाँ, तब तक हम दूसरों को नहीं बता सकते। मैंने भी ये भूल की थी वास्तव में। मैं लोगों को बताता था, ये पता चला कि ये कारण है, लेकिन मैं खुद नहीं खा रहा था। हाँ, तो जब मैं पहली बार अहमदाबाद चला गया रुचि विजय महाराज साहब को देखने के लिए, काफी बहस वहां पे हुई उनके विकार के बारे में, और मैंने उनको बकरी का दूध लेने के लिए कहा और पानी कम करने के लिए कहा, और उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई। उनका वजन बढ़ गया, स्फूर्ति बढ़ गई। तो उन्होंने मुझे पूछ लिया कि घर में कितने लोग हैं, क्या है, एक बरस के लिए कितना अनाज लगता है वगैरह। तो मैं जब तक पूना पहुंचा, उन्होंने सीधे सामान घर पे भेज दिया था, 100 किलो गेहूं, 100 किलो चावल वगैरह इस प्रकार से। और फिर मैंने वो लेना आरंभ किया। और फिर मैंने ढूंढना भी शुरू किया कि पुणे में यहाँ ये कहाँ मुझे कहाँ मिलेगा इस प्रकार से। अभी तो पुणे में काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में एक बार हमें गेहूं नहीं मिला था, तो मैंने फिर उनसे जिक्र किया, तो उन्होंने 100 किलो भेजे, गेहूं भेज दिया। सिर्फ ऐसी मुसीबत है कि वो पैसे नहीं लेते हैं। तो बगैर इस प्रकार से कैसे उनसे बार बार मंगवाते रहे। अब वो भी नहीं रहे, वो चल बसे विजय महाराज साहब। लेकिन ये जब से जागरूकता आई कि नहीं, हमें कुछ करना है इस प्रकार से, और फिर मैं लोगों को जब बताता हूँ कि मैं करता हूँ तुम भी करो, तो लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते इस प्रकार। अशा प्रकारे इतरही नवीन हेतू विशेष साध्य सध्या झाले असतील, ज्यामुळे कॅन्सर प्रमाणे त्या हेतू विशेषामुळे सध्याचे इतर नवीन व्याधी असू शकतात। ये तो पॉसिबल है ही। मैंने एक उदाहरण बताया था कि एक ही फ्लोर पे 4 फ्लैट्स, उन 4 ही फ्लैट्स में बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ, और कारण था कि टीवी टॉवर, ये मोबाइल टावर उन माले के बिल्कुल सामने था, नजदीक था, और ये जो रेडिएशन वहां से आ रहा था उसके जरिए इस प्रकार का सभी लोगों में कैंसर हो गया। अब ये काफी मुश्किल है। वाईफाई कनेक्शन हम मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ घर पे, तो वो अच्छा नहीं है, इस रेडिएशन फैलता रहता है इस प्रकार। तो मैंने कई बार सोचा कि जब जरूरत है तब ऑन करेंगे, जब नहीं है तो ऑफ करेंगे। लेकिन हुआ नहीं, वो बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता इस प्रकार से। या अगर रेडिएशन घर में कम हो, इस प्रकार से अगर करना है, नहीं तो वाईफाई नहीं रखना है, वायर केबल लेनी है, और केबल डायरेक्ट कंप्यूटर में आनी चाहिए। मोबाइल का जो उसका मोबाइल डाटा जो है उसी का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो भी सदैव चालू नहीं रखेंगे कि मोबाइल मोबाइल डाटा इस प्रकार से। जब जरूरत पड़े ऑन करें, जब जरूरत नहीं हो तो बंद करें इस प्रकार से। लेकिन हो नहीं रहा। मैंने भी ये सोचा है, हाँ मैं करूंगा इस प्रकार से, लेकिन हो नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहुत सारे इस प्रकार के हेतु नए आ चुके हैं, और उनके जरिए स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और हमें पता ही नहीं है कि ये कारण है। अब जब हम हिस्ट्री लेते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, खाना कब खाते हैं, क्या खाते हैं वगैरह, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, ये क्यों पूछ रहे हैं आप सब, इसका क्या कारण है? रोग से। तो मैं बताते रहता हूँ, ये अभी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर से
कैंसर हो, डायबिटीज हो, किडनी फेलियर हो, हार्ट डिसीज हो, ये सभी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस है। तो लाइफस्टाइल तो देखनी ही चाहिए, उसके बगैर उसके बारे में कैसे जिक्र बात कर पाएंगे कि ये कारण है, इनको छोड़ना है, त्यागना है, इस प्रकार से। मैं खुद भी जब ये क्रॉनिक साइनसाइटिस का शिकार था, बहुत बरस, दूसरे बरस से लेकर करीबन 18-19 बरस तक। हाँ, और मुझे पता नहीं था कि दही पोहे ये मेरा, हाँ, बहुत फेवरेट था। और माँ को भी कुछ मालूम नहीं था, वो भी देती रहती थी, और उसके जरिए ये हो रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं चला। जब मैं आयुर्वेद में आया, बम्बई में एक नाहो जोशी वैद्य थे उस समय में, माहिम में, उनके पास चला गया, तो उन्होंने ये सब पूछताछ की। तो मुझे भी उस समय आश्चर्य लगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं, इसका मेरे सर्दी जुकाम से क्या ताल्लुक है। आइदर इन्फेक्शन होगा या फिर एलर्जी होगी आपको। हमारे दिमाग में वही जो हम बिठाया गया है कि ये साइनसाइटिस है, आइदर इन्फेक्शन से होता है, नहीं तो एलर्जी होती है, इस प्रकार से। तो ये हमारी सोच तभी बदलेगी जब हम पूरी हिस्ट्री लेते रहेंगे। अभी एक बार मुझे फिर तो वो याद दिलाना, इस विषय को मैं बता के रखता हूँ कि केस पेपर के बारे में हम सोमवार से बात करेंगे, मैंने बताया था। तो केस पेपर का फॉर्मेट एक पीडीएफ करके इसमें रख देंगे, कंप्यूटर में रख देंगे, और फिर उसके आधार पर बोलेंगे। तो सोमवार से चरक का होने के बजाय इस फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर गुरुवार से ये माधव निदान का सिलसिला चलता रहेगा, और बाद में फिर चरक शुरू करेंगे। तो जब तक ये कंसेप्ट लोगों तक पहुंचती नहीं है कि किसी के भी मामूली रोग के लिए भी हमें हिस्ट्री लेनी है, और देखना है क्या क्या फैक्टर्स है, इस प्रकार से। ये बहुकारण योगजन्य भाव है, रोग ये बहुकारण योगजन्य भाव है, और चिकित्सा भी वैसे बहु कारणों पर निर्भर है। केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलायझर्स, हायब्रिडायझेशन मुळे कॅन्सर, ऑटोइम्यून एक्सेट्रा व्याधी होतात, असा रिसर्च कॅन्सरच्या पॉझिटिव्ह फॅक्टर्स मध्ये ॲलोपॅथी अनुसार ते गृहीत का धरत नाही, किंवा त्याला जास्त लोकांमध्ये प्रसिद्धी का मिळत नाही। उनका कहना ऐसा है कि 1-to-1 रिलेशनशिप प्रूव करना बहुत अ, मुश्किल है, इस प्रकार से। अभी टोबैको के बारे में ये हुआ कि टोबैको सेवन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हाँ, लेकिन उनमें से केवल 10% लोगों को कैंसर होता है। तो ये सिद्ध नहीं हो सकता कि टोबैको सेवन से कैंसर हुआ। लेकिन जो कैंसर मरीज है, ये जमाने की बात है, अभी की बात नहीं है, जिनको कैंसर हुआ है उनमें 90% केसेस में टोबैको का सेवन पाया गया। तो उल्टे तरीके से ये सिलसिला सिद्ध हुआ, और फिर टोबैको से कैंसर होता है, ये विज्ञापन वगैरह इस प्रकार से प्रसिद्ध होने लगे। तो ये रिलेशनशिप सिद्ध करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जिन जिन में कैंसर है उन सभी में आप नॉर्मल जो बाहर मिलता है वो खाना खाते हैं या कौन सा खाना खाते हैं, इसके बारे में पूछना है। और वो जो अभी मिल रहा है वही खाना खा रहे हैं मेजोरिटी केसेस में, तो फिर इसके बारे में कुछ जिक्र हो सकता है। और जो ऑर्गेनिक नेचुरल खाना खा रहे हैं उनको कैंसर नहीं हुआ है, या उनके उनमें कैंसर होने का परसेंटेज बहुत ही कम। आनुवंशिकता, पोल्यूशन, ये मोबाइल रेडिएशन वगैरह और भी कारण है कैंसर। जितने कारणों की संख्या बढ़ेगी उतने कैंसर होने के चांसेस बढ़ेंगे, ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये रिसर्च मुश्किल है इसलिए नहीं करते। तो ये बड़ी अजीब बात है।
डॉक्टर को खुद को भी कैंसर होने का खतरा है, उनके परिवार को भी कैंसर होने का खतरा है, और वो इसमें देखने के लिए तैयार नहीं है, ऑन्कोलॉजिस्ट भी हो तो भी। तो ये अजीब माहौल है इस प्रकार का कि हम कारणों को ढूंढना ही नहीं चाहते, लोगों तक पहुंचाना भी नहीं चाहते। मेरे काफी बहस एक हेमेटोलॉजिस्ट से हुई थी, और उसने कहा कि ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि ये खाना खाने से कैंसर होता है। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ, लेकिन ये अनैसर्गिक है, इतना तो हम मान्य करते हैं। तो बोले हाँ, ये बराबर, ये अनैसर्गिक है। सभी पशु पक्षी वगैरह जो है नैसर्गिक ही खाना खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो निसर्ग में मिलता है वही उनको खाना है। अब पेट एनिमल्स को लेकर और हम जो खेती कर रहे हैं उसको लेकर ये सब परिणाम निकल आ रहा है, उसी में कैंसर है। बाकी जंगलों में कैंसर नहीं है, किसी के प्राणी को नहीं है, किसी वनस्पति को नहीं है। तो ये प्रूव करने के लिए हमारी मानसिकता होनी चाहिए। सबसे मुद्दा है कि ये प्रूव होगा तो मैं सोचूंगा इसके बारे में, ऐसा कहना मूर्खता है वास्तव। तो फिर उन्होंने माना कि ठीक है, अनैसर्गिक है, इसलिए मैं ऑर्गेनिक लेना शुरू करूंगा। उन्होंने ऑर्गेनिक लेना शुरू कर दिया इस प्रकार से। लेकिन सभी डॉक्टर्स को बदलना कितना मुश्किल है इस प्रकार से। और डॉक्टर्स अगर बदलेंगे नहीं तो समाज को क्या बदलेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टरों को बदलना मूर्खता है, वो पॉसिबल नहीं है। वो जब सुधरेंगे तब सुधरेंगे। हमें समाज में ही जागृति लानी चाहिए। हाँ, सुभाष पालेकर वही काम कर रहे हैं, तो हम उनकी सहायता करें, हम खुद नैसर्गिक खेती करें, और ये समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करते रहें। तो मेरी जो किताब है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ, ये मराठी में आयुर्वेदिक जीवनशैली आयुर्वेदिक, हाँ, इसमें मैंने नैसर्गिक क्या है इसके बारे में काफी बहस किया है। कि निसर्ग के नियमों के अनुसार चलना, ब्राह्मी मूर्ति उत्तिष्ठेत, सृष्टि का एक साइकिल है। हाँ, सूर्य कब उगता है, कब उसका सूर्यास्त हो जाता है वगैरह वगैरह। और हमारे काम का समय, हाँ, दिन में होना चाहिए। एक दिलीप कुलकर्णी, कोलकाता में दिलीप कुलकर्णी पर्यावरणवादी जो है, उनकी पत्नी पूर्णिमा, ये आयुर्वेदिक वैद्य है इस प्रकार से। तो ऊर्जा बचत कैसे करनी है इसके बारे में उन्होंने बताया है कि दिन में ही सभी सभी काम, रात में एक हाथ दिया जलाना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं करना है, ज्यादा काम नहीं करना है, जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। तो इसमें नैसर्गिकता के साथ ऊर्जा की बचत होती है, ये एक अहम मुद्दा उन्होंने सामने रखा। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम नैसर्गिक जीवन शैली किस प्रकार की है वो समझने की कोशिश करें और उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे तो काफी बदलाव आएंगे। अब ये प्लास्टिक ने सत्यानाश कर दिया है। अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक इस प्रकार की एक ऑडियो मालिका मैंने की थी। और चाइना को टक्कर देनी है तो उसको रिप्लेसमेंट चाहिए, उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको रिप्लेसमेंट चाहिए। लेकिन ये करते समय हम प्लास्टिक नहीं बढ़ाएंगे, नैसर्गिक जो चीजें हैं वो बढ़ाएंगे। अभी झाड़ू भी प्लास्टिक का आ गया। हाँ, क्यों करना है इस प्रकार का प्लास्टिक का झाड़ू। चाहे हमारा जो नैसर्गिक चीजों से बना हुआ झाड़ू है वो महंगा हो, तो इन दोनों की कीमत एक जैसी होने के लिए उस पर टैक्स लगाओ, वसुंधरा टैक्स लगाओ, कि जो पर्यावरण की हानि करने वाला है और उसके लिए उसके ऊपर टैक्स है इस प्रकार से।
और ये जो है नैसर्गिक है उसमें छूट दे दो, टैक्स में, जीएसटी में छूट दे दो इस प्रकार से, तो कम से कम दोनों, हाँ, एक ही दाम पर अगर मिलने लगेंगे तो लोग इसकी तरफ मुड़ेंगे। तो जहां जहां हमें नैसर्गिक पर्याय उपलब्ध है, चाहे बाल्टी हो, स्टील की भी मिलती है और प्लास्टिक की भी मिलती है, बकेट जो है वो, तो क्यों हम प्लास्टिक में चले जाएंगे, हम स्टील का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो महंगे है, ठीक है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी है इस सवाल। तो अगर हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, पर्यावरणवादी बनेंगे नहीं, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। डॉक्टर डूक जॉनसन, one physician from US, has elaborated in details regarding positive factors of today's lifestyle diseases in his book Optimal Health Revolution. कहाँ पे अवेलेबल है? पता है तो बता देना, मैं कोशिश करूंगा। तो जीवन शैली के बारे में ये काफी बहस हुई है, करनी चाहिए अमेजॉन। ऑप्टिमल हेल्थ रिवोल्यूशन, सोशल दक्षता। तो ये जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं हैं, एलोपैथी भी मानते हैं जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं हैं, फिर भी उसके लिए कुछ नहीं करके सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देना, बस हमारा इतनी कर्तव्यता हो गई हमारी। और समाज को इस प्रकार से समाज के आंखों में धूल झोंकना, ये काफी बरसों से चला आ रहा है, उसी में धन्यता मानते हैं। तो इसमें अगर परिवर्तन लाना है तो हमें खुद में परिवर्तन करना पड़ेगा, चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारी मानसिकता पहले बदलनी चाहिए, और फिर हम लोगों को इसके बारे में सजग कर सकते हैं। हम खुद अगर नैसर्गिक जीवन शैली का आरंभ करेंगे, नैसर्गिक खाना खाएंगे, देसी गाय का ही दूध ले लेंगे, तो परिवर्तन आएगा। और ये धीरे धीरे होने वाली बात है, एक जोर से और एकदम शुरू होने वाली इस प्रकार की बात नहीं है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए, इसमें संदेह है इस प्रकार का नहीं। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। सोमवार को जैसे मैंने कहा कि ये स्टिकिंग के बारे में सोचेंगे और फिर चरक की तरफ मुड़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो विनूनम्, वैद्यवर्गो विनूनम्। ॐ ॐ ॐ ओम शांति शांति शांति। तू म्हणणार सर्व ओम? विरम्यते व्याख्यान व्यापार संवासरे पुनरुक्ति।